नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सॉल्व पेपर 2021 अग्निवीर वायु साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स का पेपर हम डील करेंगे। पेपर 3 जो है वो, और इसका पार्ट 1 हम पहले ही देख चुके हैं। पार्ट 2 में क्या क्वेश्चन आते हैं वो पार्ट 2 में क्या क्वेश्चन है वो हम देखते हैं क्या है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ एक्ट बिटवीन टू चार्जेस इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाउ द न्यू फोर्स विल बी। जैसे मान लीजिए दो चार्ज है और एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो R है, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आधी कर दी, R/2 कर दी, और चार्जेस को सेम रखा, ये R/2 कर दिया। ये Q1 है, ये Q2 है, तो यहाँ से नया फोर्स जो है ये आ गया कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R/2 और इसका होल स्क्वायर। तो ये जो F डैश है ये बराबर आ गया 4K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 4 टाइम्स ऑफ फोर्स, यानी कि जो ओरिजिनल फोर्स था वो 4 गुना हो गया। तो यहाँ से हम कहते हैं बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। देखिए ये सीधा सीधा लॉ है वैसे तो, कि फोर्स जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो डिस्टेंस अगर हाफ कर देंगे तो फोर्स 4 गुना हो जाएगा। A wire of resistance R is divided into 10 equal parts. These parts are connected in parallel. The equivalent resistance of the combination is। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेजिस्टेंस है और ये R है, इसको 10 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, 10 पार्ट इसके तोड़ देते हैं। हर एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस है ये हो गया R/10। अब इन R/10 रेजिस्टेंसेस को जो है ये कनेक्ट कर देते हैं हम पैरेलल में। जैसे मान लीजिए समथिंग ये है, फिर ये है, फिर ये है, R/10 के 10 पार्ट हो गए R/10, और इनको पैरेलल में हमने जोड़ दिए, इस तरीके से 10 आ गए। तो जो नया रेजिस्टेंस है वो 1/R इक्वलेंट जो है ये आ गया यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई R/10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R/10, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसी तरीके से होता है। ऐसा हमने 10 बार किया, 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स। तो ये 1/R इक्वलेंट जो है ये किसके बराबर आ गया, यहाँ से ये आ गया 10/R प्लस 10/R, और इसी तरीके से हमने 10 टाइम्स इसको जोड़ा। तो जो 1/R इक्वलेंट है ये आ गया यहाँ से 10 टाइम्स का 100/R। तो यहाँ से R इक्वलेंट जो है ये आ जाता है R डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ से आ जाता है 0.01R। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो जो करेक्ट ऑप्शन है ये आता है 0.01R। तो सही क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन का सिस्टम जो है, मोशन जो है उसका जो पार्ट है वो क्या नहीं होता है। तो देखिए एक स्प्रिंग मास सिस्टम जो है, जैसे मान लीजिए मास है m और ये स्प्रिंग कांस्टेंट है k, तो ये ऑसिकुलेटर जब करता है इस तरीके से, जब ऑसिकुलेट करता है तो ये एक एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो ये है यस, इसका भाई ये एग्जाम्पल है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का। उसी तरीके से लिक्विड एक यूट्यूब में ऑसिकुलेट करता है, तो ये यूट्यूब में क्या होता है, इस तरीके से लिक्विड भरा हुआ है और इसको आप हल्का सा प्रेस कर देते हैं तो ये लिक्विड कॉलम इस तरीके से राइज हो जाता है, और जब राइज हो जाता है उसके बाद छोड़ देते हैं तो ये लिक्विड नीचे आएगा, ये इस तरीके से ऊपर जाएगा, तो इस तरीके से ऑसिकुलेट करता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो ये भी यस है, इसका आंसर भी। सिंपल पेंडुलम देखिए आप सबको पता है, सिंपल पेंडुलम जो होता है इसका अगर हम देखेंगे तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, इसका भी जो मोशन होता है वो सिंपल हार्मोनिक होता है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो तीनों ही ऑप्शन जो है, तीनों ही ऑप्शन अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जाम्पल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, नन ऑफ द अबव।
If the water in a capillary tube remains equal to the surface, then the angle of contact with the surface of the water will be। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं इस तरीके से कि ये लिक्विड कैपिलरी राइज हुआ, कैपिलरी राइज में ये लिक्विड आया, और कैपिलरी राइज में अगर लिक्विड आता है तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा। देखिए कैपिलरी राइज में क्या होता है, कैपिलरी राइज में क्या होगा, लिक्विड चढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ गया। अब यहाँ पे ये क्या कहता है क्वेश्चन कि रिमेन्स इक्वल टू द सरफेस इफ द वाटर इन द ट्यूब रिमेन्स इक्वल टू द सरफेस। अब सरफेस देन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द सरफेस इज। तो देखिए ऊपर नहीं चढ़ा है, यहाँ पे क्या कहा है कि सरफेस के इक्वल ही है, इस सरफेस के इक्वल ही है। अब अगर इस सरफेस के इक्वल है तो कहने का मतलब ये है कैपिलरी में कोई राइज नहीं हुआ है। कैपिलरी में जो इस तरीके से लिक्विड है वो उसी वाटर की सरफेस जो है उसके लेवल पे है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है ये क्या होगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो यूजुअल इस केस में क्या होता है, ये टी होता है और ये यहाँ से जो एंगल बनाता है ये थीटा बनाता है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो टी है ये इस तरफ है और यहाँ से जो एंगल बना रहा है वो है 90 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ए 90 डिग्री। इसी तरीके से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इज 25 सेंटीमीटर। एक कंडक्टिंग वायर है उसकी जो लेंथ है ये है 25 सेंटीमीटर, या मैं कह सकता हूँ 0.25 मीटर। ये जीरो लेंथ है 0.25 मीटर। इसकी जो रजिस्टिविटी है, इसकी जो रजिस्टिविटी है ये है 50 इंटू 10⁻⁻10 ओम मीटर, और इसका जो एरिया है ये एरिया बराबर है 0.1 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से ये एरिया है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम कहते हैं जो रेजिस्टेंस है R दैट इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A। यहाँ से जो रेजिस्टेंस आएगा ये आएगा 50 इंटू 10⁻⁻10। जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की वो है 0.25, और जो एरिया है यहाँ पे वो है 0.1। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस आएगा ये आएगा 50 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻10, और आइकन से 125 इंटू 10⁻⁻10। इस तरीके से रेजिस्टेंस आएगा। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन नज़र आता है वो है 1.25 इंटू 10⁻⁻8, क्योंकि जब डॉट लगा देंगे, जब डेसिमल लगा देंगे तो ये आंसर इस तरीके से हो जाएगा। तो 1.25 इंटू 10⁻⁻8 ओम ये इसका रेजिस्टेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये रिलेटेड है, कॉन्वेक्स लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 10 मीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पावर जो होती है लेंस की ये होती है 1 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ, 1 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ। तो यहाँ से जो आंसर आएगा ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ है 10, तो यहाँ से आएगा 0.1 डायोप्टर। तो इस तरीके से 0.1 डायोप्टर जो है ये जो है पावर आएगी लेंस की। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है। विच रे हैज़ मोस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, जो किस रे की सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है। देखिए जो ये रेज दी हुई है, अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे, इनमें क्या है कि जो गामा रे है ये बहुत पावरफुल रेज होती है। ये इवन कैंसर ट्रीटमेंट में भी काम आती है, ट्यूमर को जला देती है। तो ये जो गामा रे है इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी जो पेनेट्रेटिंग पावर है, मान लीजिए किसी मटेरियल में या किसी जगह आपने इसको इंसिडेंट करवाया तो ये मटेरियल के अंदर तक चली जाती है, बहुत अंदर तक जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो पावर है वो गामा रे में होती है। तो पेनेट्रेटिंग पावर जो है गामा रे की सबसे ज़्यादा होगी। उसी तरीके से देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, ए चार्ज क्यू इज मूविंग विद वेलोसिटी v पैरेलल टू ए मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन द चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज। एक मैग्नेटिक फील्ड है ये B है, और यहाँ पे एक चार्ज है Q, और ये पैरेलल मूव कर रहा है, नॉट परपेंडिकुलर। ये पैरेलल मूव कर रहा है। तो फोर्स क्या लगेगा, तो जो फोर्स लगेगा ये फोर्स लगेगा Q, और ये लगेगा V क्रॉस B, ये V क्रॉस B लगेगा। यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ये आएगा QVB, और दोनों के बीच में एंगल क्योंकि 0 है तो ये आएगा sin 0, और यहाँ से आएगा फोर्स G बराबर आएगा 0 के। sin 0 0 होता है इसलिए फोर्स बराबर 0।
पैरेलल है इसलिए, अगर और कोई एंगल होता तो जीरो नहीं होता। तो यहाँ से जो फोर्स लगेगा ये जीरो लगेगा। पीरियड ऑफ द सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे ये डिपेंड नहीं करता है। तो जस्ट मैं एक पीरियड ऑफ द सैटेलाइट जो है उस पर इक्वेशन बताता हूँ। ये होता है टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम मल्टीप्लाइड बाई आर क्यूब। ये इस तरीके से होता है कि जो इक्वेशन होती है टी, यहाँ पे टी जो है टाइम पीरियड है, आर जो है जिस ऑर्बिट में ये रेडियस में, मैं एक बार बना देता हूँ। मान लीजिए अर्थ ही ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए अर्थ है, इसका मास m है और यहाँ से इसका सैटेलाइट इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है। ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है, इसका मास जो है यहाँ पे स्मॉल m है। तो ये मैंने इक्वेशन इस तरीके से बनाई है। तो जो इसका टाइम पीरियड है वो t है, तो t का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम और मल्टीप्लाइड बाई आर क्यूब। तो ये देखिए मास ऑफ द अर्थ पे तो डिपेंड कर रहा है, हाइट पे भी ये डिपेंड कर रहा है और रेडियस ऑफ द अर्थ इस पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हाइट पे भी है और रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है। ये किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये मास ऑफ द सैटेलाइट इसमें देखिए कहीं पे नहीं आ रहा है, मास ऑफ द सैटेलाइट एब्सेंट है। तो जो मास ऑफ द सैटेलाइट है उस पर डिपेंड नहीं करता है, मास ऑफ द सैटेलाइट इस पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए एक नया क्वेश्चन है, इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज 0.1 एंगस्ट्रॉम देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मोमेंटम p। देखिए पहले के पेपर्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो बस थोड़ा सा पैरामीटर चेंज है। जैसे प्रीवियस पेपर में मेरे को जहाँ तक याद है 0.2 एंगस्ट्रॉम था। तो इसमें ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फार्मूला होता है ये होता है लैम्डा दैट इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई p। तो मोमेंटम की बात पूछी है तो p आ जाएगा h डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो यहाँ पे आ गया p और h जो है ये है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 और जो लैम्डा दे रखा है यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ दैट इज इक्वल टू 0.1 एंगस्ट्रॉम है। तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ इस तरीके से। ये p आ गया यहाँ पे 66.2 इंटू 10⁻⁻24। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.62 इंटू 10⁻⁻23। तो 6.63 या 6.632 इस तरीके से ले सकते हैं। तो 6.62 इंटू 10⁻⁻23 ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। h मेरे को ये लेना चाहिए, दिया हुआ था, तो 3 है ये बेसिकली। तो इस तरीके से ये जो p है मोमेंटम की जो वैल्यू आती है ये आती है 6.63 इंटू 10⁻⁻23। मोमेंटम की जो यूनिट होती है kg/s होती है। तो आगे देखते हैं। ये देखिए वापस उसी तरीके का क्वेश्चन आया है कि इफ TH इज 400 K एंड TL इज 300 K देन व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। तो जो एफिशिएंसी होती है कार्नोट इंजन की ये होती है 1 - TL डिवाइडेड बाई TH। तो ये आ गया 1 - TL जो है वो 300 है और TH जो है वो 400 है। तो यहाँ से आ गया 1 - 3/4 यानी कि 1/4। 1/4 का मतलब अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो ये आ गया 25%। तो इस तरीके से 25% जो है ये करेक्ट आंसर है। तो कार्नोट इंजन का जो है ये हम प्रीवियस पेपर में भी डील कर चुके हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन है विच इज नॉट ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है ये कौन सा नहीं होता है। तो ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है देखिए 4 दे रखे हैं, आयरन, निकल, गैडोलीनियम और एल्यूमिनियम। तो जो एल्यूमिनियम है ये फेरोमैग्नेटिक नहीं होता है, बाकी के तीनों जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम। यहाँ पे इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर आर रेस्पेक्टिवली 4/3 एंड 3/2 देन व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। देखिए पहले मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिख देता हूँ, ये है 3/2 और ये जो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये है 4/3। अब मेरे को पूछा है कि व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो देखिए ये क्या होगा, ये होगा μg ग्लास किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में। तो हम इसको पुट कर देते हैं 3/2 और जो वाटर है उसका हो गया 4/3। तो यहाँ से आ गया 9 डिवाइडेड बाई 8।
तो 9:8 का रेशियो जो है इसमें आएगा, ग्लास का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है वाटर के रेस्पेक्ट में। तो ये जो 9/8 है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखिए पार्ट 2 भी हमने डिस्कस किया, आशा करते हैं ये अच्छा लगा होगा आपको। तो ये जो सारा पार्ट है और जो सारे सॉल्यूशंस पेपर वगैरह हमने इस बुक में दिए हुए हैं, 52 पेपर्स हैं इसमें। तो 52 पेपर्स विद सॉल्यूशन ऑफ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हमने दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस बुक को आप रेफ़र कर सकते हैं। और ये दोनों बुक्स जो है हमने थ्योरी और न्यूमेरिकल्स के हिसाब से डिज़ाइन की है। इनमें भी हमने उसी हिसाब से क्वेश्चंस डाले हैं, इसी हिसाब से डिज़ाइन किया है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसा कि आप देख चुके हैं, हम डिफरेंट पार्ट में हमने देखा था कि जब हमने सॉल्व पेपर किए थे प्रीवियस ईयर्स के, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, हमारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।